मुझे तो बुरा लगता है। मैं तो नहीं आपके साथ बगैर के बोलना छोड़, आप खुद ही भी गुस्से में रहती है। क्यों देखे, मैं तो अब आपने बुलाया मैं नहीं बोली। अब आपका मूड अगर खराब चल रहा है तो मैं मजीद आपको छेड़ू तो फिर अपनी अपनी इंसल्ट कराने वाली बात है ना बंदे की। बात नहीं है, मतलब खुद ही पीछे हो जाता है कि शब्द नहीं दिल करता बोलने की। मैडम आई स्वेयर ऐसा मजबूर नहीं करता, अल्लाह माफ करे। यस, जब भी आती थी आप कम से कम सलाम दुआ तो ले लेती थी, तो एकदम वो छोड़ दिया अच्छा वो आपको ऐसे गुजर जाना जैसे हम जानते। चले लेक्चर के बाद आपकी गिले शिकवे दूर कर देते हैं। चले मजबूर नहीं कर रही, मैंने खुद ही करने हैं। मैं आपको नहीं कह रही कि आप मुझे मजबूर कर रही हैं। आज आपका मूड ठीक है ना, तो आज मैं कर लूँ। मेरा मूड नहीं ठीक है, मेरे पास टाइम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है सबको बेटा मेरी? जेनिफर, नफीसा, समर, आवाज़ क्लियर है? मैसेज में मुझे बताएं आप लोग। ओके दैट्स गुड। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट, जो हमने छोड़ा था लास्ट स्लाइड से, वो था लर्निंग ऑफ principle. Individual learn certain principles related to science, mathematics, grammar in order to manage their work effectively. These principles always shows the relationship between two or more concepts. For example, formula, laws, association and correlation. ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। साइंस है, उसके फिजिक्स के अपने फार्मूलाज होते हैं जो न्यूमेरिकल्स आप लोग करते हैं। ग्रामर है, उसके अपने जो है वो फार्मूलाज है, अपने रूल्स है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये उन लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और इन प्रिंसिपल्स को आप लोग क्या करते हो, उनके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर लर्निंग एबिलिटी, कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आप लेते हो और उसके अंदर एसोसिएशन डेवलप करते हो, कोरिलेशन डेवलप करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग प्रिंसिपल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। अब किसी भी किस्म का कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाता है, ठीक है, या किसी भी किस्म का कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप उसको जो है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हो, जैसे a प्लस बी द होल क्यूब है, या a क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे कि जो लोग मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने एफएससी में पढ़ा है, उनको ज़रा आइडिया होगा कि वो पूरा का पूरा आपका 2-2 सफ़ों पे क्वेश्चन चला जाता है, 3-3 सफ़ों पे क्वेश्चन चला जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करने बैठते वो 3-3 सफ़ों पे चली जाती है। तो जस्ट लाइक ये क्या होता है कि वो बेसिकली एक हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होता है, कि आप चीज़ों को, एक ही फॉर्मूला अब डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एट ए टाइम यूज हो रहा होता है। सो द लर्निंग यूज द कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप ये सारी की सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, द एबिलिटीज़ जो कि आपकी माइंड रिलेटेड है, जो कि माइंड से जिनका आपका कंसर्न है। जैसे थिंकिंग है, वो भी माइंड एबिलिटी है आपकी, रीजनिंग है, वो भी माइंड एबिलिटी है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो, इमेजिन करते हो चीज़ों को, तो दिस इज ऑल माइंड, योर माइंड एबिलिटीज़। और फिर इन सब चीज़ों को मिला के जब आप उनको एक पर्टिकुलर फिनोमिना के ऊपर जनरलाइज करते हो, तो हम क्या कहते हैं कि आपने एक खास प्रॉब्लम जो है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है, उसको सॉल्व किया, ठीक है। वट एवर वो मैथमेटिक्स रिलेटेड है, इंग्लिश रिलेटेड है, या फिर फिजिक्स रिलेटेड है। सो दिस इज वेरी यूजफुल टू ओवरकम डिफिकल्ट प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय द people.
ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द या हम लोगों के इर्द गिर्द जो भी हम चीज़ों को फेस करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसको सॉल्व करने में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसी तरह से जब हमारा कोई आपस में जब हम सोशल सर्कल में बैठे हैं, तब वहाँ पे कोई रिलेटिव्स के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, अपने स्पाउस के साथ है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप जब उसको इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उस चीज़ को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी सारा का सारा उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी एटीट्यूड लर्निंग। इट इज़ प्री डिस्पोजिशन विच डिटर्मिन्स एंड डायरेक्ट आवर बिहेवियर। ठीक है, ये डिटर्मिन करती है और डायरेक्ट करती है हमारा बिहेवियर, यानी कि एक स्पेसिफिक जो हमारा बिहेवियर होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट योर एटीट्यूड। वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। जैसे कि हमने पियाजेट की थ्योरी में पढ़ा, एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ा, ठीक है, कि इन थियरीज में जो थी वो क्या थी, आपकी साइको सोशल एंड साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट थी, कि जैसे जैसे इंसान डिफरेंट एज ग्रुप से गुजरता है, वैसे वैसे उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या है, एडवांस होती चली जाती है। ठीक है, जब लर्निंग एबिलिटीज़ एडवांस होती चली जाती हैं, तो हम अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, प्लेसेस को देखते हैं, पर्सनस को देखते हैं। ठीक है, तो उन पर्सनस, उन प्लेसेस और उन ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक हमारी सोच क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। मिसाल के तौर पे जब हम बच्चे थे तब हम और तरह से सोचते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम एडल्ट हुए, ठीक है, यंग एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग मिडिल एडल्ट एज में आ गए, फिर ओल्डर एडल्ट एज में आ गए। तो हर फेज में जो आपकी सोच है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पीपल या प्लेस के मुतल्लिक, वो क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो वी नो आवर बिहेवियर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लेस या ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है, सही है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पेसिफिक बिहेवियर नोन एज एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एक नर्स जो होती है, जैसे कि बहुत से लोग आप के स्टार्ट में जब आते हैं, तो क्या है कि वो डिनाइल में रहते हैं। ठीक है, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आती अपने प्रोफेशन को लेके कि वी आर नॉट नर्सेस, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एक प्रॉफ से दूसरे प्रॉफ में मूव करते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस करते हैं, कैंपस का माहौल देखते हैं, टीचर्स का एटीट्यूड देखते हैं, ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है कि नहीं यार, दिस प्रोफेशन हैव सम वर्थ। ठीक है, सो आपका जो एटीट्यूड है, इवन आपके पेशेंट रिलेटेड जब आप क्लिनिकल साइड पे जाते हैं और अपने प्रोफेशन रिलेटेड, दोनों विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता चला जाता है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग की कुछ डोमेन्स हमने पढ़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वो कॉग्निटिव भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, एंड इफेक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, कॉग्निटिव जो है इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे। There are certain factors which are influencing on learning process. Number 1, learning related factors. Number 2, learners physical and mental health. आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है। अगर आप बीमार हैं, ठीक है, और मतलब इस काबिल ही नहीं है कि आप किसी मसले को सॉल्व कर सके, या किसी भी मैथ्स, फिजिक्स या किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड फार्मूले को या प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सके, ठीक है, सो फिजिकल जो हेल्थ है वो आपकी बड़ी मैटर करती है। उसके साथ फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। अगर आप मेंटली अपसेट हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, फिर ये देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है। मतलब मिसाल के तौर पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 घंटे मुसलसल बैठ के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाद लोग ऐसे हैं कि जो आधे घंटे बाद ही उनकी कैपेसिटी जो है वो आउट हो जाती है। तो ये पोटेंशियल जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, वेरी करता है। द लेवल ऑफ द एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। फिर आपका पीयर प्रेशर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने सराउंडिंग में जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वो पढ़ने वाले हैं तो वो आपको क्या कहेंगे कि नहीं यार, लर्निंग करें, सब्जेक्ट साइकोलॉजी बैठ के पढ़ें, हेल्थ असेसमेंट बैठ के पढ़ें, ठीक है, हमने कुछ अचीव करना है, हमने डिस्टिंक्शन लेनी है। सो जो आपकी पीयर प्रेशर है, पीयर जो आपका ग्रुप है जहाँ आप बैठ रहे हैं, आपकी कंपनी है, वो बहुत मैटर करती है आपकी मोटिवेशन में। एंड देन गोल ऑफ लाइफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप BSN कर रहे हो बट यू डोंट नो कि आपका
लॉन्ग टर्म गोल क्या है, VSN करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो जब तक ये सेट नहीं होगा तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ब्लाइंडली चल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है हमने इसके बाद। तो ये सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपकी लर्निंग पर्पसफुल होनी चाहिए, ठीक है। वो ब्लाइंडली वो किसी स्पेस के अंदर नहीं होनी चाहिए जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। रेडीनेस एंड विल पावर, ठीक है। अब इतनी विल पावर भी होगी, आप लर्निंग को इनिशिएट कर सकें, उसके लिए आप रेडीनेस शो कर सकें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके टीचर रिलेटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि आपका टीचर आपको कितना मोटिवेट करता है, ठीक है, वो उसकी किस हद तक पार्टिसिपेशन है, सही है। मिस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो भी एम्बिग्विटीज़ है आपके सब्जेक्ट मैटर को लेके, उसको आपने सबसाइड करना है। उसके बाद आर्ट एंड स्किल टीचिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, अब पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, मतलब हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम भी क्या करते थे, अपने टीचर्स को आइडियलाइज करते थे, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी ड्रेसेस को। सो पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जब जिस फेज़ में आप डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं, आपके लिए जो है वो टीचर आपका जो है वो एक रोल मॉडल होता है। सो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, ठीक है। फिर समटाइम ये होता है कि आप एक किसी न्यू टीचर अगर आपको मिलता है एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन, तो समटाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप पूरा ईयर भी पढ़ते लें, उस तरह से आपकी टीचर के साथ जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। ये स्टूडेंट रिलेटेड भी हो सकता है, स्टूडेंट साइड से भी हो सकता है, टीचर साइड से भी हो सकता है। सो आपने भी उतना ही टेक पार्ट करना है जितना टीचर ने करना है, ठीक है। आपने अपनी एडहेरेंस शो करनी है, तभी टीचर आपके लिए कुछ करेगा, सही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन बाय द टीचर, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट रिलेटेड में अगर देखें तो नेचर ऑफ कंटेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस, अब आप किस तरह का कंटेंट लर्न करना चाह रहे हैं, कोई एकेडमिक करना चाह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाह रहे हैं, कोई रिलीजियस कंटेंट है जिसकी आप लर्निंग करना चाह रहे हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि जब हमने लर्निंग कर रहे हैं या हम लर्निंग करवा रहे हैं तो उसकी नेचर क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन कैसे किया और आपका एक्सपीरियंस कितना है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह के, सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि मतलब एक तो आपका ये आ जाता है कि आपका इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। दूसरा इसके अंदर आपकी उस और होली सोली ये आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन आ जाता है जिसमें आपके डिफरेंट टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट है, ठीक है, और वो किस तरह से उस प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लास्ट हमने पढ़ी थी इसकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पढ़ी थी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी 1874 टू 1949 में, कि लर्निंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग ए प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे कोई आपको स्टिमुलस मिलता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। गलती करना सीखना, गलती करना सीखना, गलती करना सीखना। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म क्या है कि गलती करेंगे तो सीखेंगे, सो गलती का कनेक्शन है करने से, ठीक है। इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब मैकेनिकल से मुराद समथिंग जिसमें कोई मशीन आ जाए, जिसमें आपने खुद से कुछ करना है, ठीक है, आपने यूज़ करना है चीज़ों को, अपने बैंडेजेस को यूज़ करना है, मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करना है। सो मैकेनिकल प्रोसेस है। वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। हम काम करेंगे तो गलती करेंगे ना, एंड देन फिर हम उसकी करेक्शन करेंगे। सो द करेक्ट रिस्पॉन्स आर रिवॉर्डेड एंड दे आर स्टैम्प्ड, ठीक है। और जब हम करेक्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं तो उस पर हमें रिवॉर्ड दिया जाता है। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। ऑलरेडी विच इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ preparedness you can say. So it involves tendency, which means learning takes place when an action tendency aroused through a preparatory adjustment set for attitude, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो है वो एक सेट एटीट्यूड होता है, या कह लें कि प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट हुई होती है, ठीक है। ये लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर आ जाता है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसको ड्रिल आउट करते हैं और इंक्रीज करते हैं अपनी एफिशिएंसी की और उसकी ड्यूरेबिलिटी को, किस चीज़ की, लर्निंग की। जो भी आप लर्न कर रहे हैं कंटेंट रिलेटेड, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है और उसकी प्रैक्टिस को।
लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि इन दिस लॉ ट्रायल एंड स्टेप्स लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन स्टेम्स इन द बॉन्ड और कनेक्शन। ठीक है, ट्रायल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि हम सेटिस्फाइड किस चीज़ पे हैं। ठीक है, हमारी जो कनेक्शन है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो ट्रायल एंड एरर करने के बाद हमें किस जगह पे लाके उसने खड़ा किया, उस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हम कह सकते हैं। सो लॉ ऑफ इफेक्ट सिग्निफाइज दैट इफ द रिस्पॉन्स सेटिस्फाई द सब्जेक्ट दे आर लर्न एंड सिलेक्टेड। अब वो सब्जेक्ट जो कि लर्न किया जाता है वहाँ पे जाके वो स्किल हो जाता है। ठीक है, और उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। Law of multiple response, according to it, organism changes its response according to an appropriate behavior hit upon it। ठीक है, इसमें क्या करता है कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली अपना रिस्पॉन्स चेंज करता रहता है। ठीक है, किसी भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब वो हिट कर रहा होता है, विदाउट बेरिंग द रिस्पॉन्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर द सोल्यूशन माइट नेवर बी इलिसिटेड। ठीक है, मतलब डिफरेंट मल्टीपल उसने रिस्पॉन्ड करना है, मल्टीपल उसने ऑप्शंस को वेल करना है। ठीक है, वंस के वो कह लें कि उसको सोल्यूशन जब तक नहीं मिल जाता। ये तो थी थॉर्नडाइक की। अब आ जाती है आपके पास पैवलो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसका टेन्योर है 1849 to 1936। ठीक है, ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन साइकोलॉजी फील्ड एंड वन द नोबेल प्राइज। ठीक है, बड़ा नाम है इसका। ठीक है, नोबेल प्राइज इस साइकोलॉजिस्ट ने अचीव किया और इसका टेन्योर ट्रैक जो है वो 49 से 36 तक का। क्लासिकल कंडीशनिंग अ लर्न्ड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स दैट यू डू व्हेन यू वॉक बाय द स्टिमुलस। ये क्या होता है कि मतलब लर्निंग हुई होती है, कंडीशनिंग हुई होती है आपकी चीज़ों के साथ। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है जैसे कि आप लोगों के एंड के लिए कि रात को सोने से पहले अगर आप एक नीम गर्म दूध का ग्लास नहीं पीते तो आप लोगों को नींद नहीं आती। ठीक है, अगर आप इसको इतनी हैबिट बना लेंगे तो आपकी उस गर्म दूध के गिलास के साथ क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप वो नहीं लेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंडीशनिंग और यू कैन से लर्निंग। सो ये एक रिफ्लेक्स आपका डेवलप हो जाता है। तो पैवलो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स टू कलेक्ट स्लाइवा। पैवलो ने क्या किया, परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स टू कलेक्ट स्लाइवा, कि वो स्लाइवा को डॉग्स के स्लाइवा से रिलेटेड। ही नोटिस दैट डॉग्स वुड बी स्लाइवेटेड व्हेन पाउडर्ड मीट वाज प्रेजेंट। ठीक है, कि उनके मुंह में स्लाइवेशन शुरू होगी जैसे ही कोई पाउडर वाला मीट जो है वो सामने आया। ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस से। रिंगिंग ऑफ बेल इज एसोसिएटेड विद पाउडर्ड मीट स्टिमुलस। ठीक है, और उस रिंगिंग बेल उसके बाद पता है कि पाउडर मीट आ गया है, अब बेल की रिंगिंग होनी है और बेल की रिंगिंग के फौरन बाद जो है वो जो उसका ऑनर है उसने डॉग्स को इशारा करना है कि आप आओ और आके ये खाना खा लो। ठीक है, दैट्स अ रिंग बेल रिफ्लेक्स वाज डेवलप्ड। सो एक जो रिंग बेल है उसका एक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स टू मॉडिफाई बिहेवियर थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप मॉडिफाई करते हो बिहेवियर को थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो एसोसिएशन डेवलप कर देता है बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पर्टिकुलर बिहेवियर और आपका जो उससे निकलने वाला नतीजा है, कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड एक्सीलेंट ग्रेड विद कैंडी और सम अदर प्राइजेस। मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा घर में कोई अच्छा ग्रेड लेके आता है, ठीक है, नर्सरी पर KG में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स उसको कैंडी या कुछ प्राइज अवार्ड करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उस अवार्ड से वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको क्या मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। तो नंबर 1 कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में कहते हैं सिंगल लर्निंग, लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए सिंगल लाइक पैवलो डॉग। ठीक है, जिसमें एक सिंगल रिस्पॉन्ड होता है। यूजुअली द रिस्पॉन्स इज इमोशनल, और रिस्पॉन्ड जो होता है वो आपका इमोशनल होता है। नंबर 2 स्टिमुलस। उसके बाद आपने देखना है कि स्टिमुलस क्या है। लर्न प्रिसाइज रिस्पॉन्स टू प्रिसाइज सिग्नल। ठीक है, जब आप प्रिसाइज लर्निंग कर रहे होते हैं, प्रिसाइज आपको वो मिल रही होती है, सिग्नल आपको आ रहा होता है, तो ये स्टिमुलस में आ जाता है, डिफरेंट फ्रॉम सिग्नल लर्निंग। और ये सिग्नल लर्निंग से डिफरेंट होती है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज वेयर दी रिस्पॉन्सेज आर वॉलंटरी कंट्रोल, और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज वो होते हैं जहाँ पे वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते, बल्कि आपको वो करने ही होते हैं।
कॉन्सेप्ट लर्निंग में सिंगुलर और कॉमन रिस्पॉन्स टू एंटायर क्लास ऑफ स्टिमुलाई। इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, सिंगुलर और कॉमन रिस्पॉन्स टू एंटायर क्लास ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। प्रिंसिपल लर्निंग व्यूड एज ए चेन ऑफ 2 और मोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसमें क्या करते हो, व्यू करते हो मोर और 2 कॉन्सेप्ट्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हाईएस्ट लर्निंग टाइप विच डिस्कवर द हायर ऑर्डर रूल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप हाईएस्ट लर्निंग टाइप देखते हो जो कि डिस्कवर करती है हायर ऑर्डर रूल्स को देखती है। उसके बाद कॉलर्स इनसाइट लर्निंग, ये कॉलर की है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है। ये कहता है कि इनसाइट इज द अब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका एक इनर उस टाइम आपको एक कह लें कि इशारा दे रहा होता है, सिग्नलिंग दे रहा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी रियलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इट इज़ नॉट बेसिस ऑन ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर पे बेस नहीं कर रहा होता। रिस्पॉन्डिंग टू एन environmental stimulus or the result of observing someone, it is completely cognitive experience। ये टोटल आपका जो है वो cognitive experience होता है, ठीक है। steps in theory, identify the problem, understanding the problem, incubation the ideas, sustained attention, insight development, steady repetition of adaptive behavior, comprehension of ability, ठीक है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इस theory की steps हैं, जो आके आपने as it is पढ़नी है। सोशल लर्निंग थ्योरी कहता है 3 कोर कॉन्सेप्ट्स एट द हार्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है आपके पास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आपके पास अटेंशन है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड अटेंशन पहले डेवलप करते हो, फिर आप उसको रिटेन करते हो, यानी कि जज्ब करते हो, रिटेंशन करते हो, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो और फिर आप अपने सराउंडिंग के लोगों को भी उसके लिए मोटिवेट करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके बाद ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आ जाती है, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म पे है। कंस्ट्रक्शन होता है बिल्ड करना, कोई नई चीज़ बनाना, कंस्ट्रक्टिविज्म। So it is the epistemological belief, epistemology basically a branch of philosophy, ठीक है। ये branch of philosophy है जो कि value beliefs को study करती है। So it is a epistemological belief about what knowing is and how one comes to know, ठीक है, कि what knowing is, कि क्या हम जानना चाहते हैं, और and how one comes to know, मतलब epistemology is the branch of knowledge which deals with from where the knowledge comes, कि इल्म कहाँ से आया, ठीक है। तो ये बात है व्हाट नोइंग, कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, एंड हाउ वन कम्स टू नो, और कैसे एक बंदा जानता है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट। लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है न्यू आइडियाज को और कॉन्सेप्ट्स को, जो कि बेस करता है अपॉन देयर करंट या पास्ट नॉलेज के ऊपर बेस करता है। ब्रूनर believes that when students discover it by themselves, it increases the responsibility to learn their own and motivation to learn more, ठीक है। ब्रूनर जो है उसका ये यकीन है कि जब स्टूडेंट डिस्कवर इट बाय देमसेल्फ, अपने तौर पे करता है, एंड इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न देयर ओन मोटिवेशन टू लर्न मोर, ठीक है। और वो क्या करेगा कि वो मोटिवेट होगा और चीज़ों को फर्दर लर्न करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके जेरोम ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क needed to create a curriculum based on the study of the cognition। मैंने इसमें पूरा का पूरा एक करिकुलम डिज़ाइन करके दे दिया जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि आपके कॉग्निशन की स्टडी से रिलेटेड है। He believed that students learn a subject through many ways and using different activities। इसका ये कहना है कि स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं सब्जेक्ट्स को थ्रू मैनी वेज एंड यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। प्रपोज द आइडिया ऑफ द स्पायरल कैरिकुलम, इसने फिर जो कैरिकुलम का आइडिया दिया था वो स्पायरल कैरिकुलम था। ब्रूनर फेल्ट दैट टीचर शुड encourage the students participation through exploration and inquiry, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज़ कहती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करके लाओ, उसके ऊपर इंक्वायर करके लेके आओ। तो इसमें क्या है कि वो स्पायरल कैरिकुलम का ये कहा है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पार्टिसिपेट करवाया जाता है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करें, उसको इंक्वायर करें। encourage self exploration of the topic, ठीक है। translate information to be learned to into a form appropriate for the student level of the understanding, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को अगर बताना है तो आपने उसको स्टूडेंट्स के लेवल पे आके बताना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज और फ्रॉम वन लेवल टू स्टूडेंट लेवल, ठीक है। ये देखें स्टेप्स इन थ्योरी।
ये रॉम ब्रूनर लर्निंग मोड सबसे पहले इनएक्टिव है। इनएक्टिव में देखिए प्ले विद द बुक, सबसे पहले बुक्स है, बुक्स के साथ आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसकी जो डिफरेंट कलर्स हैं, उसके जो इमेजेस हैं, उसको देख के जो है वो एक इस एज का बच्चा जो है उससे वो इंस्पायरेशन ले रहा है और क्या कर रहा है, इमेजमेंट आ रही है उसको। सो लर्न थ्रू मूवमेंट और जस्ट एक्शन। नंबर 3 आइकॉनिक, फिर आप डिफरेंट आइकन है, जैसे ए बड़ा सा है और उसके साथ एप्पल बना हुआ है, बी है तो बी फॉर बुक, बुक सामने बनी हुई है, थोड़ा सा आप एज में एडवांस होते हैं तो आप इस तरह से सीखते हैं। लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स। आइकॉन्स मतलब जो इमेजेस है, मतलब एप्पल बना है तो ए फॉर एप्पल, बी बनी है तो बी फॉर बुक, इस तरह से सिम्बॉलिक। लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, उसके बाद आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से सीखते हो, यानी कि रीड फॉर रिसर्च, ये तो हाईएस्ट आपका जो है वो लेवल आ जाता है। आगे आ जाता है मेमोरी रिलेशन टू फील्ड्स। रिलेशन टू फील्ड अगर बात किया जाए तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नर्सिंग एंड साइकोलॉजी। इट विल हेल्प द नर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, various method test and technique. Various method test और technique है, it can not only enhance the understanding behavioral problem of the patient but also useful in treating them। ठीक है, ये ना सिर्फ पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बल्कि क्या है कि हाउ टू ट्रीट इन डिफरेंट सिचुएशन, उनको डिफरेंट सिचुएशन के अंदर कैसे टैकल करना है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग अदर। ठीक है, इसमें कि मतलब आपने उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट्स को कैसे करना है और दूसरों को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay.
ओके, क्लास में टॉपिक को हम शुरू करने लगी जिसका नाम है थिंकिंग। आपका जो ये है लर्निंग है ये सिर्फ यहीं तक का है, ठीक है। थिंकिंग आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और देखेंगे कि थिंकिंग में क्या होता है। कितने लोग थिंक करते हैं आप में से? हाउ मेनी पीपल थिंक? सफिया, जैनब, नफीसा, अलविका, जेनिफर, मैकुनिसा, जी क्या होती है थिंकिंग? बताएं, व्हाट इज थिंकिंग? हाउ डू यू डिफरेंटली कॉन्सेप्टलाइज कि क्या होती है थिंकिंग? कितने लोग कहेंगे, कितने लोग समझते हैं वो थिंक करते हैं? Perception. Anyone else? Is negative thoughts are also thinking? Do you think? क्या आप सोचते हैं कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है वो भी थिंकिंग का पार्ट है? ये देखें, थिंक का उसने निमोनिक बनाया, बिफोर यू स्पीक थिंक, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने बोलने से पहले क्या करना है? सोचना है कि आया जो आप बोलने लगे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है। सो बिफोर यू स्पीक यू मस्ट थिंक। थिंक में टी है, इज इट ट्रू, एच इज इट हेल्पफुल, आई इज इट इंस्पायरिंग, एन इज इट नेसेसरी, के इज इट काइंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट थिंक। तो थिंक का भी आगे से उसने फर्दर क्या निकाला है? निमोनिक निकाला है। टी का लहदा से निकालना है, एच का लहदा से निकालना है, आई का लहदा से निकालना है, एन का लहदा से निकालना है, और के का लहदा से निकालना है। सबसे पहले है क्रिटिकल थिंकिंग को देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ यूनिवर्सल डिसीट टेलिंग द ट्रूथ बिकम अ रेवोल्यूशनरी ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। हाँ जी, क्या कहता है इसमें? वो कहता है कि आजकल के ज़माने में एक सच बोलना, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? मतलब इतनी हमारी यूनिवर्स जो है वो धोखाधड़ी से मुश्तमिल है, तो वो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जब हम सच बोलेंगे। कितने लोग कहते हैं ये लोग सच बोलते हैं? कोई भी नहीं कहेगा कि मैं सच बोलता हूँ, सही है। सो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं at the end of this presentation that will be able to learn definition of the thinking, types of the thinking, process of the thinking, levels of the thinking, language and communication relating to thinking। इसमें आप टाइप्स देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, और लैंग्वेज देखते हैं कम्युनिकेशन की, जो कि यूज हो रही होती है आपकी थिंकिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सम लिमिट इन द डेफिनेशन ऑफ द थिंकिंग इज एज फॉलोज। थिंकिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रीजंस एज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब ये एक वो एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन रीजंस जो है वो एक प्रोसेस होती है, ठीक है, कि मतलब व्हाई वी डू समथिंग, ठीक है, उसके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी आपको एक स्टिमुलस मिलता है उसके रिस्पॉन्स को शो करने के लिए आप लोग जो भी एक्शन शो करते हो, जिस चैनल के थ्रू आप होके गुजरते हो, आपकी थिंकिंग कहलाती है। So thinking is a reasonable working of various views with the knowledge that has been stored in the mind long before the emergence of the new knowledge, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी एक आपके माइंड में चीज़ स्टोर्ड होती है नॉलेज रिलेटेड, ठीक है, और वो न्यू नॉलेज के आने से पहले रीजनेबल वर्किंग के तौर पे यूज होती है, वो थिंकिंग होती है।
थिंकिंग कैन बी इंटरप्टेड टू रिमेंबर समथिंग। थिंकिंग जो है उसको आप इंटरप्ट कर सकते हो, ठीक है, टू रिमेंबर समथिंग, जब आपको कुछ नया याद आ जाता है। एंड क्वेश्चन वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड, और आप उन क्वेश्चंस को देखते हो वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड, और आप उस रिलेशनशिप को भी चेक करते हो कि आपको आप किस चीज़ की आपको इंटेंड है, ठीक है, व्हाट इज इंटेंडेड, क्या हो रहा है। अच्छा ये देखें, इन इन पैरामीटर्स के गिर्द जो आपकी थिंकिंग घूमती है, जैसे कि फोकसिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एनालाइजिंग है, कंपाइलिंग है, ठीक है, जनरेटिंग है, एंड कनेक्टिंग है। 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं जिसके गिर्द आपकी जो है वो थिंकिंग सर्कल कर रही है। नंबर 1 मैं दोबारा बता रही हूँ, किसी चीज़ पे फोकस करना, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना, उसको फिर एनालिसिस करना, कंप्लाई करना उसको, ठीक है, उसके बाद उसको रेडी करना, और फिर आप उसको जब दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हो तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू थिंकिंग। ये थिंकिंग के ऊपर बेस करता है। आगे आ जाता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में सबसे पहले आ जाता है द प्रोसेस ऑफ थॉट्स और रेस्पॉन्स, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन। जब आप कोई भी न्यू चीज़ बनाते हो, फॉर्मेट करते हो, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म थ्रू द 3 स्टेजेस एज फॉलोज: एनालिसिस, कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एनालिसिस में आप क्या करते हो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो सेम चीज़ें होती हैं आप उनका क्या करते हो, पहले एनालिसिस करते हो कि इनमें कहाँ कहाँ पे सिमिलैरिटी आ रही है, कहाँ कहाँ डिसिमिलैरिटी आ रही है। दीज ऑब्जेक्ट्स वी लुक एट दी एलिमेंट्स वन बाय वन, फॉर एग्जांपल ऑफ सेटअप ह्यूमन सेंस, और ह्यूमन सेंस पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन में आ जाता है कंपेयर दीज फीचर्स टू बी फाउंड ट्रेड्स विच आर द सेम विच इज नॉट द सेम। देखते हैं कि कौन सा सेम है कौन सा नहीं सेम है, and which ones do not always exist where the essential and which are not essential, कौन सा essential नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास that is set aside, dispose, traits that are not essential, वो ट्रेड जो कि essential नहीं होते। कैप्चरिंग the essential characteristics, और essential characteristics को भी आप मैटर करते हो, अंडर कंसिडरेशन रखते हो। सो थिंकिंग इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, जिसमें आपको हाई लेवल मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है, और मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो कि साइकोलॉजी में डिफाइन और एक्सप्लेन करती है। द फॉलोइंग डेफिनेशंस गिवन बाय द सम एमिनेंट स्कॉलर्स कैन थ्रो मोर लाइट ऑन द मीनिंग ऑफ द थिंकिंग, जो कि मीनिंग ऑफ द थिंकिंग के ऊपर है। रॉस है तो रॉस कहता है थिंकिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड टू द साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, जो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होती है। गैरेट में अगर देखा जाए तो थिंकिंग इज ए बिहेवियर which is often implicit and hidden and in which symbol, मतलब ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इमेज रिलेटेड, आइडियाज रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, और ऑर्डिनरीली, ठीक है, एम्प्लॉय। Therefore, in the workable definition of thinking, we must try to combine a behavior with the product of thinking, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम एक वर्किंग डेफिनेशन यूज़ करते हैं, वर्केबल डेफिनेशन यूज़ करते हैं थिंकिंग की, उसमें क्या करते हैं कि हम बिहेवियर को आपके जो भी प्रोडक्ट है, जिस भी चीज़ को हमने आगे फ्यूचर में लेके चलना है और हमने उसका टारगेट सेट किया, उसके ऊपर हमने अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना है, उसको हम थिंकिंग का पार्ट करते हैं, ठीक है। थिंकिंग रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच वी मेक यूज़ ऑफ इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जिसमें सिंबल, साइंस, किसी भी चीज़ या जगह को लेके हम, या इवेंट को लेके हम जो उसके पर्टिकुलर सिंबल साइन सेट करते हैं जो कि पर्पसफुल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो थिंकिंग के अंदर आ जाते हैं। सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं थिंकिंग की, उसका प्रोसेस भी आपको डिफरेंटली बताया। टोटल 6 मेन टूल्स होते हैं इसके, इसमें परसेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, इमेज है, सिंबल एंड साइन है, फॉर्मूला है, लैंग्वेज है। मतलब सबसे पहले आप रिसीव क्या कर रहे हो। परसेप्शन ये होती है कि आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर आप जो भी इमेजिनेशन कर रहे हो, आप क्या परसीव कर रहे हो, आप उसका कॉन्सेप्ट देख रहे हो, आप उसका इमेज बना रहे हो, उसके अपने सिंबल एंड साइन देख रहे हो, फॉर्मूला बना रहे हो, फिर आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टूल ऑफ थिंकिंग से हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कि टूल्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन से हैं। अभी आप यहीं तक रखें। थिंकिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लर्निंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ मुझे अटेंडेंस भी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह टूल्स ऑफ थिंकिंग से आगे कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी हाँ मैं वो ऐड कर शर्मा का पूरा नाम क्या है शर्मा और स्नोवर का क्या पूरा नाम है वो नाम पर बना वो मुझे बदले तो नाम मुझे नाम नहीं कर सकते आपका किसका नाम दिखाए